नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे आरटीई की धाराएं और हमने इससे पहले वीडियो में 3 धाराओं पे चर्चा की थी और आज हम पढ़ेंगे आरटीई की धारा 4, 5 आगे जो क्रम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बात करें कि आरटीई की जो धाराएं हैं उसका मेन मोटो क्या है, यानी कि जो धाराएं हैं उनमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो एक बालक को, एक अध्यापक को विद्यालय के वातावरण को संरक्षित करने का काम करता है। ये एक कानून है, एक अधिनियम है और उसी के आधार पर विद्यालय का हर व्यक्ति, बालक, अध्यापक या भौतिक संसाधन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करेंगे धारा 4 की। आरटीई टॉपिक का नाम रहेगा आरटीई 2009। ये पार्ट रहेगा 5वां। पार्ट कौन सा रहेगा? 5वां। इससे पहले हमें 4 कक्षाएं ले चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 बात करें धारा 4 में किसका वर्णन किया गया है, तो धारा 4 में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे बालक जो विद्यालय छोड़ चले हैं और विद्यालय से वंचित हैं, उन विद्यार्थियों को उनकी आयु वर्ग के आधार पर कक्षा में प्रवेश देना चाहिए या उसे प्रवेश विद्यालय से जोड़ा जाए। तो लिखते हैं क्या? धारा 4, विद्यालय छोड़ चले बालकों, विद्यालय छोड़ चले बालकों तथा विद्यालय से वंचित बालकों को पुनः विद्यालय से जोड़ा जाए। इसी में कहा है जाए तथा उनकी आयु वर्ग के आधार पर कक्षा में प्रवेश देना चाहिए। धारा 4, धारा विद्यालय छोड़ चले बालक, यानी ऐसे बालक जिन्होंने एक बार तो विद्यालय में प्रवेश ले लिया और फिर वो काफी समय से विद्यालय आना छोड़ देते हैं, उन बालकों को विद्यालय से फिर जोड़ा जाए, उनको विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करवाई जाए और ऐसे बालक जो विद्यालय में अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, जो 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वर्ग के हैं, तो उनको विद्यालय में लाया जाए, प्रवेश दिया जाए और उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए उसी कक्षा में प्रवेश देना चाहिए। तो हमने पढ़ा धारा 4। अब हम बात करेंगे धारा 5 की। आगे हम चर्चा करेंगे धारा 5। धारा 5 है, इसमें टीसी के संबंध में 2 बातें कही गई है। पहली बात
कि टीसी के अभाव में किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता। दूसरी बात ये कही गई है कि कोई भी विद्यालय या संस्था प्रधान किसी भी बालक को टीसी देने से मना नहीं कर सकता, या कोई भी अध्यापक या विद्यालय किसी भी बालक को फीस के अभाव में विद्यालय से यानी विद्यालय में टीसी देने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई विद्यालय या संस्था प्रधान ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी विद्यालय का संस्था प्रधान है वो अधिकतम 7 दिन तक टीसी को रोके सकता है, या 7 दिन में टीसी देना जरूरी होगा, उसके बाद ऐसा नहीं कर सकता। तो आइए लिखेंगे, इसके अंदर टीसी के अभाव में, टीसी के अभाव में बालक को, टीसी के अभाव में बालक को प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता, पहली बात। दूसरी बात है कोई भी विद्यालय, कोई भी विद्यालय या संस्था प्रधान किसी बालक की टीसी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। यदि कोई विद्यालय या संस्था प्रधान, कोई विद्यालय या संस्था प्रधान ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगली बात कही गई है अधिकतम 7 दिनों में टीसी देना अनिवार्य है। अधिकतम 7 दिनों तक टीसी देना अनिवार्य है। ये ऐसा प्रावधान धारा 5 में किया गया है। आगे हम बात करेंगे धारा 6 और 7। धारा 6 है, उसमें विद्यालय की दूरी का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालय होना चाहिए। अगर राजस्थान की बात करें तो प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और यदि हम बात करें जो दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ये दूरी रहेगी 5 से 10 किलोमीटर। कहाँ रहेगी? 5 से 10 किलोमीटर। तो हम बात करते हैं धारा 6। धारा 6, तो धारा 6 में विद्यालय की
विद्यालय की दूरी का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। विद्यालय की दूरी का वर्णन धारा 6 में किया गया है। ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। आगे दूसरी बात कही गई है, प्रत्येक 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय होता है 1 से 5 और ये होता है 6 से 8। फिर कहा, नोट में बात कर सकते हैं कि राजस्थान में ये दूरी 3 किलोमीटर होगी। राजस्थान में दूरी 3 किलोमीटर होगी। उसी रूप में हम बात करें, जो दुर्गम स्थान है या पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश, उसमें दूरी रहेगी 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, यानी कि कम से कम 5, अधिकतम 10 किलोमीटर रहेगी। ये है धारा 6। तो धारा 6 में विद्यालय की दूरी का वर्णन किया गया है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। राजस्थान में ये दूरी 3 किलोमीटर प्रति किलोमीटर रहेगी और दुर्गम या पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रहेगी। ये थी धारा 6। अब हम बात करेंगे धारा 7। धारा 7। धारा 7 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आर्थिक अंश का वर्णन किया गया है। तो लिखेंगे इसके अंदर, आरटीई में केंद्र व राज्य सरकार के आर्थिक अंश का वर्णन किया गया है। यानी कि एक विद्यालय के, हमको पता है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और जहां समवर्ती सूची होती है तो वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रभुत्व होता है, दोनों का समान रूप से यानी कि संचालन करते हैं। तो लेकिन दोस्तों बात करें कि आरटीई को चलाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो आर्थिक अंश का अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, इसका वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों बात करें कि मूल रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात 55:45 रहेगा। जब आरटीई लागू हुआ था उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मूल अनुपात रहा।
लेकिन दोस्तों बात करें वर्तमान समय में, वर्तमान समय में ये अनुपात रहेगा 60:40। वर्तमान समय में यानी केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का रहेगा 40%। बात करें मान लो 10 रुपये लगते हैं तो 6 रुपये लगेंगे केंद्र सरकार के और 4 रुपये लगेंगे राज्य सरकार के। और पहले मान लो कि 100 रुपये लगे तो 100 रुपये में 55 रुपये लगे केंद्र सरकार के और पहले 45 लगे उसके। समझ में आ गई बात। लेकिन दोस्तों ये था अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्य का, तो पूर्वोत्तर राज्य का अनुपात रहेगा, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का अनुपात, आर्थिक अनुपात क्या रहेगा? 90:10 रहेगा। क्या रहेगा? 90:10 रहेगा। ये थी धारा 7। धारा 7 में आरटीई में केंद्र और राज्य सरकार के आर्थिक अंश का वर्णन किया गया है। आरटीई को संचालित करने के लिए मूल रूप से 55.45, वर्तमान समय में 60.40 और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो 90:10 का आर्थिक अनुपात का अंश रहेगा। अब हम बात करेंगे धारा 8 की। जो धारा 8 है, 9 है और धारा 10 है, तीनों में एक ही बात पर बल दिया गया है। सिर्फ प्रथम शब्द बदलेगा, अंदर का विवरण एक ही जैसा है। तो हम बात कर लेते हैं धारा 8, 9 और 10 की। तो बात करते हैं आरटीई की धारा 8 में क्या वर्णन किया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। कि धारा 8 में यह वर्णन किया गया है कि समुचित सरकार का ये कर्तव्य होगा, ये कार्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो क्या कहा गया है कि धारा 6 समुचित सरकार का मतलब हम समझे थे केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, तो स्थानीय में पंचायती राज और नगर परिषद। तो दोस्तों हम बात करते हैं समुचित सरकार का, समुचित सरकार का यह कार्य और कर्तव्य, कार्य और कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। ये रहेगी धारा 8। अब बात करते हैं धारा 9। धारा 9, धारा 9 में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों का, स्थानीय प्राधिकारियों का यह कार्य और कर्तव्य, यह कार्य और कर्तव्य रहेगा या कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के
सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, ये कर्तव्य रहेगा। उसके बाद हम बात करें धारा 10। धारा 10 में कहा गया है कि माता पिता का यह कार्य और कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। ये थी धारा 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 में यहाँ पर माता पिता का कर्तव्य है। 9 में पहले स्थानीय प्राधिकारी जैसे वार्ड पंच से लेकर पीएम तक जिस सरकार के होंगे। अगर बात करें समुचित सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और स्थानीय जो पंचायती राज और नगर परिषद की बात करें, वार्ड पंच, सरपंच, पार्षद जो भी होंगे, चेयरमैन, तो उन सभी का कर्तव्य रहेगा। ये सभी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक शब्द चेंज हो रहा है, बाकी विवरण एक जैसा है, यानी सभी का कर्तव्य इसमें किया गया है। अब हम बात करेंगे धारा 11 की। धारा 11 है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि 3 से लेकर 6 वर्ष की सभी बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना समुचित सरकार का कर्तव्य होगा, और ये शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी। तो हम बात करते हैं धारा 11। धारा 11 है, यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि समुचित सरकार का यह कर्तव्य है कि 3 से 6 वर्ष तक की 3 से 6 वर्ष तक की सभी बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र आंगनबाड़ी रहेंगे। आंगनबाड़ी रहेंगे 3 से लेकर
6 वर्ष तक के बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएंगी, जो खेल में शिक्षा देने का काम करेंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति है, वो इस कार्य को सुचारू कर रही है, जो बच्चों को बोलना, चलना, वस्तु का संयोजन करना, वस्तुओं की पहचान कराना, यानी कि आदि सभी बातों का ज्ञान कराया जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे धारा 12 की। धारा 12 में यह वर्णन किया गया है कि निजी विद्यालयों में भी आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए सीटों पर आरक्षण रहेगा। उस आरक्षण का जो माप रहेगा वो रहेगा 25%। तो लिखेंगे धारा 12। धारा 12 में कहा गया है कि निजी विद्यालयों में दुर्बल या आर्थिक रूप से कमजोर बालकों को 25% सीटों पर आरक्षण होगा। निजी विद्यालयों में दुर्बल या आर्थिक रूप से कमजोर बालकों को 25% सीटों पर आरक्षण होगा। दोस्तों बात करें कि राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग क्या कहते हैं, दुर्बल। उसकी सिवा रहेगी यदि आवार्षिक आय की बात करें तो 1 लाख रुपए थी पहले मूल रूप से आरटी में 1 लाख। वार्षिक आय से नीचे वाले परिवार दुर्बल या आर्थिक रूप से कमजोर या गरीबी रेखा से नीचे होंगे। लेकिन दोस्तों ये वर्तमान ये आय 2,50,000 वर्तमान में कर दिया गया है। इस आय से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे और उनको निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। यानी उन बालकों को निजी विद्यालय में प्रवेश देने पर उनकी फीस का भुगतान केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी। अभिभावक को वहां पर उसको पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। तो हम आगे बात करेंगे धारा 13। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि अगर किसी भी चीज की आप कमी है, आप निरीक्षण करता है, मूल्यांकन करता है कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताओगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बात हमें बता दो। उसके बाद हम बात करेंगे धारा 13। धारा 13 में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी विद्यालय अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है तो उसके ऊपर प्रथम बार 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या फिर आगे हर बार जब करता है तो उसके 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
एक प्रावधान ये कहा गया है कि यदि कोई भी विद्यालय या संस्था प्रधान किसी बालक से फीस के अलावा प्रति व्यक्ति अनुदान या प्रति व्यक्ति फीस वसूल करता है तो उसके प्रति उस फीस के बदले में 10 गुना शुल्क लिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे, एक तो मैंने नाम लिया अनुवीक्षण प्रक्रिया और एक लिया प्रति व्यक्ति अनुदान। दोस्तों अनुवीक्षण प्रक्रिया है किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले बालक की परीक्षा लेना, वो अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात कोई भी विद्यालय किसी भी बालक का प्राथमिक या 6 से 14 वर्ष तक यानी कि उसकी प्रवेश परीक्षा के आधार पर नहीं करे सकता। तो हम बात करते हैं धारा 13। कोई भी विद्यालय यदि अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है तो सूचना मिलने पर संबंधित विद्यालय पर पहली बार 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा तथा भविष्य में कभी भी पुनरावृत्ति करता है तो हर बार 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये थी धारा 13। धारा 13 में एक वर्णन और किया गया है, यदि कोई विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो संबंधित विद्यालय पर प्रति व्यक्ति फीस का 10 गुना अंश वसूल किया जाएगा। प्रति व्यक्ति फीस होती है शिक्षण शुल्क के अलावा कोई भी शुल्क लेना, अगर शिक्षण शुल्क के अलावा कोई भी लेना। और अनुवीक्षण प्रक्रिया है प्रवेश लेने से पहले परीक्षा लेना, प्रवेश लेने से पहले
परीक्षा लेना होता है। तो दोस्तों ये थी धारा 13। अब हम बात करेंगे धारा 14 की। हम बात करेंगे धारा 14 की, और धारा 14 है उसमें आयु का वर्णन किया गया। हम बात करें धारा 14। धारा 14 आयु का वर्णन कहा गया है कि बालक की आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरी बात इसी में कही गई है, यदि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी उसको प्रवेश देना ही होगा, लेकिन आयु का निर्धारण किस पे? जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता। दोस्तों आगे की धाराएं हम अगले वीडियो में करेंगे। हम मजबूर हैं, क्योंकि अगर 30 मिनट से ज़्यादा जब वीडियो बन जाता है तो हम उसे अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम 1-1 घंटे लाइव पढ़ सकें। और ये ऐसी क्लास है कि जब को लंबे 1 घंटे तक पढ़ेंगे, जब ये समझ में आने वाली होती है। तो माफ़ी चाहूँगा कि अभी वीडियो 30 से अबाव बन गया है। तो आगे धाराओं की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।